I would like to invite Srimati Babita Chauhan, Honorable Chairperson, State Women Commission, Uttar Pradesh, to please come on the stage to address the gathering. दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। पहले सभी को यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ आंटी कहूँ या क्या कहूँ, पद्मश्री हमारी विद्या बिंदु जी जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो जिनके बैठने मात्र से ही अगर महिलाओं की बात हूँ तो उनके सानिध्य में आने की बात तो दूर है, पर उनके बैठने से ही यहाँ जो महिलाओं में ऊर्जा का संचार हो रहा है वो अद्वितीय है। और मैं आपसे मिलने का मुझे बार बार मौका मिल रहा है, इसके लिए भी मैं शायद ईश्वर का ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये इत्तेफाक है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है यार। क्योंकि जब ऐसी प्रेरणा हमारे बीच में होती है तो मुझे लगता है वो भी इस अवसर पर जहाँ आज 25 बालिकाओं को सम्मानित किया गया है उनके विभिन्न क्षेत्रों में, तो बहुत ज्यादा ऊर्जावान तो होता ही है वो माहौल, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं कि बच्चियों को या महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में, क्योंकि कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि ये नहीं हो सकता या हम ये नहीं कर सकते तो ये गलत बात है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। आज क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आशा क्लब एवं एमआईटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर एवं ऑडियंस उपस्थित सभी विचारशील प्रबुद्ध जनों का भारत का भविष्य हमारी बेटियां। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से देश की सभी बालिकाओं को इस शुभ अवसर पर, शुभ दिवस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत सबको आशीर्वाद देती हूँ। कितना अद्भुत संयोग है ये कि 22 जनवरी को ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लॉन्च हुआ था। आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कितने लोग हैं यहाँ जानते हैं जिसके बारे में? जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन लॉन्च किया था वो 22 जनवरी का ही, 24 जनवरी को आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। पूरी दुनिया में बालिकाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण का इससे बड़ा अभियान शायद ही कोई रहा होगा। इसी के परिणाम स्वरूप जन्म के समय लिंगानुपात 2014 और 2015 की बात कर रही हूँ, फिर मैं उस पर आपको एक बात भी बताऊंगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना दर्द महसूस किया था, जिसके लिए उन्होंने ये स्लोगन तैयार किया था। 918 से बढ़कर 933 हो गया है। इसके साथ ही देश में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों की संख्या, सुकन्या समृद्धि योजना क्योंकि इसी से ही अटैच है, सुकन्या समृद्धि योजनाओं को भी इसलिए लाया गया था कि जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तैयार किया था और इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। तब चूंकि इसमें शायद कहीं ना कहीं धन भी ऐसी एक बाधा थी जिसकी वजह से शायद बेटियों को नहीं आने दिया जा रहा था। तो उसमें दो ही चीज थी, या तो वो धन था या फिर उनकी सुरक्षा थी, जो कि आज मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय योगी जी के जो नेतृत्व में आज जो विकास हो रहा है, जो महिलाओं की जो भागीदारी सभी क्षेत्रों में निश्चित की जा रही है या उनको आगे बढ़ने में जो एक साफ रास्ता दिखाई दे रहा है, या जैसे अगर हम कहें कि 21वीं सदी अगर नारियों के लिए है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा कि जहाँ पहले गर्ल्स स्कूल में या जो कोएड होते थे उनमें लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जो कि आज मैं कह सकती हूँ कि 97% स्कूल्स में है। साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल के आधे एडमिशन बालिकाओं के हो रहे हैं। 2022 में अगर खेलों के क्षेत्र में बात की जाए, जैसा भी हमने बहुत सारी बच्चियों को यहाँ पुरस्कारित किया है जो विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, तो उसमें 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में 26 और 2022 में एशियन पैरा गेम्स में 40 पदक हमारी बेटियों ने लिए थे। देखिए, कहा जाता है पढ़ाते बेटों को हैं पढ़ बेटियां जाती हैं, आगे बढ़ाते बेटों को हैं पर बढ़ बेटियां जाती हैं। 40 पदक जब हमारी बेटियां लेके आई तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय था, क्योंकि बेटियों के लिए भी अभी उतनी अप्रोच या अभी भी उतना पेरेंट्स जागरूक नहीं है जितना बेटों के लिए। बेटा किसी भी परिवार का है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, अगर बेटा और एक बेटी है, तो माँ बाप की कोशिश रहती है कि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे बेटी थोड़ा सा जहाँ फीस ज़्यादा हो बेटा वहाँ पढ़ेगा, और बेटी को अगर हम छोटे स्कूल में भी पढ़ा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि बेटी पराया धन है, पराये घर जाएगी, लेकिन शायद वो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है, बेटी 2-2 कुल के नाम रोशन करती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है और शादी के बाद अपनी ससुराल में जाकर नाम रोशन करती है। तो इसलिए बेटियों को तो नेचुरल
प्राकृतिक पंख ईश्वर ने देके भेजा है। तो मैं आप सबके माध्यम से और लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि कृपया करके परों को कतरने की कोशिश ना करें, उनको उड़ान भरने के लिए थोड़ा खोल दें। अगर खोलेंगे तो वह जरूर आसमान छूएंगे। मैं आप सबके माध्यम से ये आगे पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ तो जितने लोग बैठे हुए हैं सब बहुत जागरूक हैं और सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में पहली बार सैनिक स्कूल से लेकर सेना तक के द्वार हमारी बेटियों के लिए खोल दिए गए हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां नहीं जा रही हैं या लड़कियां नहीं अपॉइंट हैं। तो इसलिए आज आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस फील्ड में भी जाएंगी वहां आपकी क्षमताओं के आधार पर आप जरूर अपने परिवार का, अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर आज एक लड़की कैप्टन शिवा चौहान जब तैनात होती है तो वो देश की आधी आबादी को मजबूत इरादों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मुझे लगता है जब ऐसी प्रतिभाएं आगे आती हैं और जो उदाहरण के तौर पर इस समाज में अपने आप को प्रेषित करती हैं, तो मुझे लगता है उनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि आज एक बेटी का नाम है। अगर आपने उनको थोड़ा भरोसा, थोड़ा सहारा दिया, थोड़ा सहयोग दिया, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिन्हें कितनी बेटियां ऐसी होंगी कि जिनके नाम लेना और जिनकी लिस्ट पढ़ना भी हमें इस मंच से मुश्किल होगा। हम सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हम किस किस का नाम लें और किस किस का नाम छोड़ें। पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चियों से और हर बच्ची से यही अपेक्षा करती हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में आप अपने रोल मॉडल चुनते हैं, समय गंभीरता से विचार करें कि हमारा रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, राइट। क्योंकि बच्चों में हमेशा कहती हूँ, कुछ यहाँ अभी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि रोल मॉडल की जिंदगी में बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो वो ही हमारे दिमाग में एक चक्रव्यूह की तरह घेरता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसके जैसा अपने आप को दिखाएं। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल गोइंग थी, तब फर्स्ट IPS किरण बेदी जी का सिलेक्शन हुआ था, और जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी किरण बेदी जी का आना और उनको एक ऑफिसर के तौर पर। तो मेरे फादर हमेशा से मुझे ये कहते थे, बोले जब किरण बेदी बन सकती है तो मेरी बेटी किरण बेदी से क्या कम है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकती। ये मोटिवेशन मुझे अपने परिवार से मिला। और बाई चांस की बात कि अभी कुछ सालों पहले, उसके बाद तो फिर बहुत बार ऐसा हो चुका कि एक मंच था जिसपे किरण बेदी चीफ गेस्ट थी और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि जिनकी कहानियां सुन सुन के मैं इतनी बड़ी हुई और उनके साथ फिर मैंने मंच शेयर किया। तो शायद ये मेरा कहीं ना कहीं ये टारगेट रहा होगा कि मुझे भी अपने फील्ड में कुछ ऐसा करना है कि मैं आगे जाऊं और मैं आप जैसी बच्चियों को कुछ प्रेरणा दे पाऊं, कुछ समाज में कुछ समाज सुधारक के तौर पर एक छोटी सी कड़ी बनकर उसमें जुड़ पाऊं। मैं अपने प्रयास के लिए मैं अभी भी प्रतिबद्ध हूँ। भले ही मैं महिला आयोग की चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरा जो प्रयास है वो यही है कि नारी उत्थान में, बेटियों के उत्थान में मैं क्या काम कर सकती हूँ। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है कि मैं महिलाओं के उत्थान के लिए किस लेवल पे जाके काम कर सकती हूँ। माना कि चेयरमैन बनते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, या कोई भी पद आता है और चला जाता है, उसमें समय सीमा निश्चित होती है। कोई 3 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, हो सकता है कोई रिपीट हो जाए 10 साल भी रह सकता है, लेकिन पद की समय सीमा है। लेकिन आपके द्वारा जो कर्म किए हुए हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। जो आप कर्म करके जाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कितने साल जिंदा रहे, मायने रखता है कि जितने साल आप जिंदा रहे उस वक्त आपने काम किया किए। क्योंकि लोग कामों को याद रखते हैं, आपकी शक्लों को याद नहीं रखते, और जब आपके कामों को याद रखते हैं तो लोगों को फिर शक्लें याद आने लगती हैं। तो इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आजीवन जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण, विवेकानंद जी से ज्यादा बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता युवाओं के लिए, चाहे वो बच्चे लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कि जिन्होंने इतने कम उम्र में, आज भी हम विवेकानंद जी को महसूस करते हैं कि जब वो यूथ प्रोग्राम होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ विवेकानंद जी का जिक्र ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मायने नहीं रखता कि आप कितने साल जिंदा रहे, मायने रखता है कि आपने उस समय जिंदा रहते हुए आपने कर्म कैसे किए। तो लोग पद को याद नहीं रखेंगे, लोग आपकी आयु को याद नहीं रखेंगे, लोग वो याद रखेंगे कि आपने समाज को क्या दिया। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब बहुत ही प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद समाज में हम एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए समाज को ऐसा कुछ उपहार के रूप में देके जाएं कि जिसको समाज आजीवन याद रखे। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं होती। बेटियां हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं, जिनके सम्मान व स्वाभिमान से ही संपूर्ण विश्व समुदाय शांति और सद्भावना की एक पवित्र डोर से बंधा हुआ है। राइट, ये बिल्कुल सही बात है
कि अगर संस्कारों की भी बात की जाती है, जब संस्कारों की बात आती है तो अक्सर बेटियों के संस्कारों की बात की जाती है, बेटों के संस्कारों की बात नहीं की जाती। पर क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी माताएं भी बैठी हुई हैं जो माँ हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी, और जो यहाँ फादर भी हैं, जो पिता भी हैं, ये संस्कार एक ऐसी चीज है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों में डालना बहुत। फिर मैं एक ये बात कहूंगी कि अगर बेटे में ज्यादा अच्छे संस्कार आप डाल पाएंगे तो शायद आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके मन में जो आपकी धारणाएं हैं कि बेटी को तो दूसरे घर जाना है, तो बेटी में तो अब संस्कार डिपेंड करता है कि आप फिर आपने जैसे डाले तो आप सोचते हैं कि उसको तो दूसरे घर जाना है, पर वो संस्कार आपसे खुद ही ले लेगी जब आप अपने बेटों को भी संस्कारित करेंगे। तो मुझे लगता है कि परिवार में बच्चों को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। अगर किसी देश में युवाओं में संस्कार जिंदा रहेंगे, परिवारों में संस्कार जिंदा रहेंगे, तो देश की संस्कृति को बचाया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। एक बेटी की मां होने के नाते मैं ये गौरव और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक बेटी स्वाभाविक रूप से एक घर और परिवार और एक राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। ये सबके घरों में सबके बेटियां हैं या नहीं है सबकी बेटियां, कोई हाथ उठाकर आपकी बेटियां नहीं है क्या? अगर आपकी बेटियां नहीं है तो आप बेटी जरूर है किसी की, आप ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं जहां तक बता सकती हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि बेटियां जितना माँ बाप के बारे में सोचती हैं या जितना अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, अगर अपनी ससुराल का भी ध्यान रखते हुए वो सोचती है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। बेटियां सच में ईश्वर का एक अद्भुत तोहफा है, और ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ। हालांकि मेरा एक बेटा एक बेटी है, बेटा भी मेरा अच्छा है प्रभु की कृपा से, पर बेटी भी बहुत अच्छी है। पर मैं जरूर कहूंगी कि जिनके बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, और जिनके बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और बेटियों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाइए। देश में नारी सशक्तिकरण की नई उम्मीद के साथ उन्हें आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में इस शानदार कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों के लिए, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल प्रोग्राम और जिसमें भी आपने एक सामाजिक संस्थाओं जैसी कड़ी को आपने जोड़ा हुआ है, मुझे लगा कि एजुकेशन के साथ साथ जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो सच में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि हर कॉलेज को, हर स्कूल को, हर उसमें अगर इस तरह के काम हम करते रहते हैं तो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। शिक्षा के साथ साथ अगर हम कुछ समाज में शिक्षा से हटके कुछ दे पाए, क्योंकि माना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं और जो हम प्रैक्टिकली जिस चीज को हम देखते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो काम आप बखूबी से निभा रहे हैं, इसके लिए मैं आपके पूरे मैनेजमेंट का हृदय से आभार करती हूँ और आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। So thank